जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर भी देते हुए चलना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, पूरे 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। कुछ यहाँ पर जो है पिछले वर्ष के प्रश्न को शामिल किया गया है, कुछ नए प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करेंगे। बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? और इस क्वेश्चन पर डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो बंगाल का साथियों पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर सेकंड देखिएगा, किस वर्ष में जो है संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? यानी साथियों पहला संविधान संशोधन साथियों कब किया गया था? आप सभी को यहां पर आंसर करना है। चलिएगा, 1950 में, 51 में, 1945 में, 1940 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आप ये भी बताने का प्रयास करें कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जो है संविधान में क्या चीजें जोड़ी गई थी। चलिए फटाफट यहां पर आंसर आप लोग देते हुए चले। जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों जो पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसके द्वारा साथियों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची साथियों किससे संबंधित है? इसमें किसका उल्लेख किया गया है? भूमि सुधार, ठीक है। इसमें साथियों आप देखेंगे भूमि सुधार का उल्लेख किया गया, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, इसको रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा यहां पर ध्यान से देखें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क, निगम कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर बताएं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिएगा भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर, शराब पर आबकारी शुल्क, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यह साथियों राज्य सरकार का कर है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर चौथा स्क्रीन पर लग चुका है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर करेंगे। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे। चलिए, यानी साथियों शुरुआत में जो है कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए, यहां से मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें, रट लें, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में यहां से प्रश्न बनता है। देखिए साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। आप कहेंगे कि सर मौलिक कर्तव्य की संख्या तो 11 है, तो ध्यान रखें जो 11वां मौलिक कर्तव्य था साथियों, इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है साथियों देखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में सवाल यहां से बनता है पेपर में। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है? तो रूस के संविधान से ली गई है, ठीक है।
और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आप देखेंगे भारत के संविधान भाग 4 क में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है, और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51 क, ठीक है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं 10 वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला सवाल, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दीजिएगा सभी साथी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आप बताएं, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिएगा, तो यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, याद रखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक है, और महंगाई नियंत्रण जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये मौद्रिक नीति का साथियों उद्देश्य होता है। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखें, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? बताइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया है, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं भाई, और इनकी हत्या कब हुई थी ये भी आप बता सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, और इनकी हत्या किसके द्वारा करी गई थी ये भी आप बता सकते हैं। देखिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई लॉर्ड मेयो की हत्या साथियों भारत में हुई थी। ध्यान रखें, कब हुई थी दोस्तों, ये आपका 1872 में। किसके द्वारा हत्या करी गई थी? शेर अली के द्वारा। किसके द्वारा? शेर अली के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो की हत्या करी गई थी 1872 में। ठीक भाई, तो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां ध्यान से आप लोग देखेंगे। साथियों, जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप लोग डेली जरूर कवर करते हुए चलें। सवाल नंबर 7, भारत में जो है वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएं। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आदमी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। बताइए, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में जो है तरलता बढ़ाना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यह साथियों जो काम होता है यह मौद्रिक नीति का जो है कार्य होता है। ये साथियों आप जानते होंगे वित्तीय नीति जो है सरकार बनाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये जो है साथियों वित्तीय नीति का जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8वें का यहां पर आंसर दीजिएगा। बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सवाल नंबर 8 दिया आपके स्क्रीन पर, यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर दीजिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर मैडम ब्लावात्स्की ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना साथियों मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा करी गई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में। आपका यहां पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट जो है इसके लेखक कौन थे? आप लोग बताएं। साथियों, ये पुस्तक जो है गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है? आपके सामने यहां पर ऑप्शंस दिए गए, आंसर करें। चलिए भाई,
फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई, जॉन रस्किन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं फटाफट। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं मलयालम, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं SHFJ मानेकशा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भारत के जो है साथियों पहले फील्ड मार्शल बने थे। कब? 1973 में। कब साथियों? 1973 में। ठीक है, अगला सवाल, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कर सकते हैं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। धरती जो है सभी के लालच के लिए नहीं है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन साथियों महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर 13 है, ध्यान से देखिएगा। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंदरा, दूषित, प्लेटो, मैदानी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथी आंसर बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं कंदरा, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पर आंसर दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड है यानी SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे जो लोग बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस होती है। भारतीय महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? बताएं। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिएगा, तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर है मालदीव। ठीक है, तो साथियों भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? वो है आपका मालदीव। ध्यान रखें, ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। चलिए, सवाल नंबर 16 है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर बताएं। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? बताएं। चलिए भाई, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी का आना चाहिए। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने जो है कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? अल्टेकर के द्वारा, कपाडिया के द्वारा, PH प्रभु के द्वारा,
पीवी काड़े के द्वारा। बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर आंसर आना चाहिए। फटाफट आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। याद रखें, के एम कपाड़िया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये साथियों किसके द्वारा कहा गया भाई, याद रखें, के एम कपाड़िया के द्वारा। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन जो है किसका है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, उत्तर आप लोग फटाफट यहां पर करेंगे। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। कांट का है, जॉनसन का है, मैकाइवर का है, मैकाइवर एवं पेज का है, इमाइल दुर्खिम का है। सवाल नंबर 18 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बता सकते हैं। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी पर मैकाइवर और पेज का, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है, मैकाइवर और पेज का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है। विवाह, कानून, धर्म, भवन। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, भवन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। बर्कले को, लॉक को, ह्यूम को, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर बताएं। सवाल नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हैं। अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक जो है निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो साथियों ये तीनों लोग जो है बर्कले, लॉक, ह्यूम, अनुभववादी संप्रदाय का जो है समर्थक माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये सभी। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, आत्मनिष्ठ होने का साधन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर आपके सामने 21 दिया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि क्या है। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन जो है किस दर्शन में किया गया था। बताएं। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोग बताएं। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया था। याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, संवेदनात्मक व्यवहार है। बताएं। चलिए, पूर्वग्रह जो साथियों एक प्रकार का क्या है, आपका सही आंसर क्या है, आप दोस्त बताएं यहां पर सभी साथी। चलिएगा, तो साथियों जो पूर्वाग्रह होता है ये प्रकार की क्या है, अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। बताएं। यह कथन किसका है। सभी साथी आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 24 का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 24 का आंसर बताएं आप लोग। प्लेटो, महात्मा गांधी, टैगोर, अरस्तु, किसके द्वारा कहा गया। चलिए,
सवाल नंबर आपके सामने 24 दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो भी दोस्त यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो भाई अरस्तु का यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, आप जानते हैं, ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, बताएं। सवाल नंबर 25 का आंसर करें। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, आप सभी को पता होगा, लेकिन इस समय जो है वायसराय कौन था, किस वायसराय के द्वारा किया गया, आंसर दे दीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर करें आप लोग सवाल नंबर 25 का। तो साथियों आपका सही आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन 1905 में इसके शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया, ये भी सवाल आता है 1911 में। अगला सवाल ये रहा, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, बताइए भाई। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या, आंसर दीजिएगा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 26 चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो लोग बता रहे हैं लखनऊ ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, दिसंबर 1911 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में जो है लखनऊ संधि यानी समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या बने थे, रक्षा, शिक्षा, रेलवे, और यहाँ पर दिया आपका अर्थशास्त्र। साथियों अर्थशास्त्र माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, ये रहेगा आपका जो है अर्थ व्यवस्था, बताएं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की जो है पहली सरकार में क्या बने थे, आप जानते होंगे, ये जो है साथियों रक्षा मंत्री बने थे। कौन, बलदेव सिंह। ध्यान रखें, जो ए ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर 50 प्रश्न लिए गए हैं, अंत में आपको बताना है आपने कितने सवालों को सही किया। देखिए अगर आपको साथियों इसमें समस्या हो रही है, ये आर्ट ग्रुप का जो है क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं, अगर इसमें आपको समस्या हो रही है, कम से कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपको देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक उपाय है, उपाय ये है, देखिए आप जो है हिंदी के जो 50 सवाल आते हैं उस पर अच्छे से फोकस करिए, और रीजनिंग में जो आपका सवाल आता है 50 प्रश्न आते हैं, इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, इस पर आप लोग फोकस करिए अच्छे से। और जीके जीएस जो आपका फर्स्ट पेपर में आता है 50 क्वेश्चन, इस पर फोकस करिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है इसको बस आप एक प्रैक्टिस सेट करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, इसमें आप लोग जो है कम से कम स्कोर करेंगे तो भी आपका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है इन तीनों जो है सब्जेक्ट में आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, ये आपका जो तीनों होता है। बाकी ये जो है आप जानते हैं आर्ट ग्रुप का सब्जेक्ट होता है, जो लोग बीए किए रहते हैं उनमें जो है ये 50 सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें ही आर्ट ग्रुप या कला वर्ग के जो है स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है। यहां पर सवाल आपसे पूछा है डॉट डॉट डॉट, यहां पर खाली स्थान दिया, में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वॉशिंगटन डीसी में, लॉस एंजलिस में, बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, आपने अगर थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी होगी तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका शिकागो। तो साथियों शिकागो में जो है, शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बतलाया था। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम जो है XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, यहां पर सवाल आपसे पूछा है। आप लोग भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से।
चलिए पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं यहां पर लॉर्ड कैनिंग पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है भाई। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। तो साथियों जो आपका 1891 का एक्ट था, इसे क्या बोलते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। क्या भाई, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है बाल विवाह रोकने का जो है प्रयास किया गया। ठीक है। तो देखिए, तो 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार जो है 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है, ध्यान रखें, आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बताया कि 1891 का एक्ट है, इसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसे बोलते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 42 यहां पर दिया आपका 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। सवाल नंबर 31 का आंसर बताएं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। जो लोग जा रहे हैं 26 लाख पर, वो बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त आंदोलन अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन अगस्त 1942 में, ध्यान से देखें, एक सेकंड, हाँ फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, बताएं। चलिए, तो भाई इसे क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं या अगस्त आंदोलन बोलते हैं। कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को जो है इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कांग्रेस के किस सत्र में, किस अधिवेशन में जो है हुआ था, तो आप जानते होंगे मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मुंबई आप कर लीजिएगा। अगला सवाल, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बताएं। सभी लोग उत्तर दें। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 34 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे यहाँ पर, बताएं। सवाल नंबर 34 का आंसर करें फटाफट यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। सावित्री, मुथा, लूनी, गिरना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं फटाफट यहाँ पर आप लोग। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लूनी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है, वो है आपकी लूनी नदी। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित किस चोटी पर है, बताएं। 35 का आंसर बताएं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, उसका नाम क्या है। देवमाली, करोह, सैडल, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि उत्तरी अंडमान का जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम आप बताइए। आप कहेंगे सैडल पीक। क्या भाई, सैडल नाम है, ध्यान रखें। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खाली स्थान के स्थान पर आपका आएगा यहाँ पर जो है
सैडल। अगला सवाल, बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं, लोहा के, एल्यूमिनियम के, चांदी के, तांबा के। चलिए सभी लोग बताएं यहां पर 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र किस महत्वपूर्ण खनन के लिए जो है जाना जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा। तो आप देखेंगे साथियों, ये जो आपका दिया है तांबा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रखें। तो बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंहासन क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र के लिए जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो मलाज खंड क्षेत्र साथियों ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जानते होंगे एमपी में है। ठीक है, और ये जो आपका है साथियों, यहाँ पर बात करें अगर हम खेतड़ी की, तो ये कहाँ पर है? खेतड़ी साथियों कहाँ पर है? खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र ये आपका जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है साथियों? और राजस्थान में है, ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सी जनजातियाँ जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं? संथाल, मुंडा, चेंचू, जुआंग। क्वेश्चन नंबर 37 का आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? कौन सी जनजातियाँ जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है? तो आप देखेंगे जो संथाल है, क्या भाई संथाल है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजातियाँ जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखें भाई। कोडवा एक लुप्त प्राय जो है द्रविड़ भाषा है और दक्षिणी तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, केरल के कोडेगू जिले की मूल भाषा है। बताइए कहाँ की भाषा है? चलिए साथियों, कोडवा जो है, कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो है किस राज्य के कोडेगू जिले की मूल भाषा है, बताइए। तो देखिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों साथियों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या भाई? कर्नाटक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर है साथियों आपका कोडेगू जिला, कर्नाटक में जो है कोडेगू जिला है। ठीक है, ध्यान रखें। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें। देखिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिणी कर्नाटक के कोडेगू जिले की मूल भाषा है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? सही आंसर क्या है? बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, इटली, स्पेन, यूनान। बताएं। चलिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, इटली, स्पेन, यूनान। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया है 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। बी ऑप्शन जो आपका दिया है सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका साथियों क्या, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर को, सभी को पता होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। किस कला का जो है अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? बताएं। मधुबनी, पटचित्र, कालाघाट, टिकुली। किस कला का जो है अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप में के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो आप देखेंगे सही आंसर है
यहाँ पर मधुबनी। ठीक है भाई, क्या मधुबनी आपका राइट आंसर है। तो किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो मधुबनी क्षेत्र में। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है? चलिए आंसर आप लोग करें यहाँ पर 463, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है? व्यक्तिगत, नकद, वास्तविक, क्रेडिट। 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएं? कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है? वो होता है साथियों आपका वास्तविक खाता। ठीक है, यानी रियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में पाई जाती है बताइए? आम की यानी मैंगो की जो है हिमसागर किस्म किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है बताएं? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो हिमसागर किस्म जो आम की एक किस्म है ये कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश आम की जो है कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। हिमाचल प्रदेश जो है आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए फेमस है? वो है आपका चौसा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। सभी को पता होगा। 48 का आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त। चलिए भैया, अशोक का स्तंभ ये आपका कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और ये आप देखेंगे सारनाथ में स्थित है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पिता कौन है बताइए? आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पिता कौन है, किसे माना जाता है? ध्यान रखें, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? तो आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर करिएगा और पूरी ईमानदारी से आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, आप ज़रूर बताएं क्या आपने यहाँ पर 15 प्लस प्रश्नों को सही किया है? ज़रूर से ज़रूर कमेंट आप लोग करिएगा। देखिएगा साथियों, आर्ट ग्रुप का जो क्वेश्चन होता है इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही, आर्ट ग्रुप में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी पर मेहनत करिए, रीजनिंग पर मेहनत करिए और अपने जो है जो आपका जीके जीएस फर्स्ट पेपर में आता है उस पर मेहनत करिए, इस पर मेहनत करिए। ठीक है, और ये जो आपका कला वर्ग का ये जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो बस आप क्वेश्चन कर लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आप करके चले जाएंगे, कम से कम भी करेंगे तब भी आपका नंबर बेहतर होगा अगर आप लोग तीनों विषय में मेहनत किए रहेंगे पहले से। ठीक है, तो इसका आप लोग लोड मत लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना आपको। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक जो है भाई चैनल से जुड़े नहीं हैं आप लोग तो जुड़ जाइएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत के साथ दोस्तों आप सभी के लिए तैयार की जाती हैं, तब आप तक जो है प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को भाई ज़रूर लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।